नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी भागलपुर में पुल गिरने पर भड़के सीएम नीतीश कुमार की, बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर भावुक हुए रेल मंत्री की। बात करेंगे अखिलेश यादव ने फिर साधे सीएम योगी पर निशाने की, संजय राउत ने सीएम शिंदे पर साधे निशाने की, साथ ही जानेंगे राजस्थान में 1100 करोड़ रुपए से होगा जोधपुर के विकास की। केरल पहुंचने में लेट हुए मानसून की बात करेंगे। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने की गृह मंत्री अमित शाह संग 2 घंटे मीटिंग की। पीएम नरेंद्र मोदी से कांग्रेस ने मांगे इस्तीफे की, साथ ही जानेंगे जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आयोजित हुए एडू फेस्ट 2023 की। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। बिहार के भागलपुर में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा रविवार शाम अचानक ही ढह गया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ने लगा। बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। ये पुल गंगा नदी पर बन रहा है। भागलपुर को खगड़िया जिले से जोड़ने वाले अगुवानी सुल्तानगंज पुल से गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर में पहले भी ऐसा हुआ था, हम तब भी अधिकारियों से पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। 2014 में इस पर काम शुरू हुआ था। कल पुल गिरने की घटना के बाद हमने विभाग के लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप मौके पर जाकर देखिए, जिसकी भी खामी है उस पर तुरंत कार्रवाई करिए। अब तक तो पुल का काम पूरा हो जाना चाहिए था। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय से तो हम लोगों ने इसको संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में इसका आयोजन भी शुरू कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी उन्होंने पूरे देश के लोगों को इसके लिए तैयार किया, तो हम लोग तो सब उस आंदोलन में थे, जेपी मूवमेंट में, इसलिए तो समूचा तो आप सबको मालूम ही है। इसलिए इस अवसर पर आते हैं और हम लोग उनके प्रति जो उन्होंने किया इसके लिए आकर के उनका माल्यार्पण करते हैं और उनको याद करते हैं सब। तो उसी सिलसिले में आए हैं, लेकिन आप लोग भी आते रहते हैं हर बार, तो अच्छा लगता है, ताकि जेपी की भूमिका को भी जरूर लोगों को कहते रहिए, हर बार कहते हैं। भागलपुर में पुल गिर गया है। हाँ, भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है, कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं, कल ही तो बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करिए। उड़ीसा में 300 लोग लगभग मर गए, 1000 लोग घायल हुए। आप लोग कहते हैं रेलवे का, तो जब हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर, हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में तो यहीं पर हो गया था बहुत ज्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही
और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई तो उन लोगों ने भी इस काम को किया तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना। और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए उसका आज बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे। और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको कह रहे, यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, एमपी और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो गया। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले आपने अपनी बात तो बताई ना। ये तो हम अपनी बात बता दिए आपको। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, तो अंत में वो स्वीकार की। तो बात अलग है, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं यार रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा चीज आप समझ लीजिए, ये लोग तो जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। नहीं, एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है
तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला नहीं, उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना। इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं है, कोई दूसरा दिन होगा। तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। 12 वाला इस महीने में सर या कुछ महीने के और नहीं, अब तो सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो। तो उन लोगों का आ जाएगा तब तो देख लेंगे, तभी बताएंगे। तेजस्वी यादव जी को सर दोषी ठहराया जा रहा, कह रहे कि उनकी लापरवाही। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या चीज के लिए? तो पांच विभागों का भार, बीजेपी बोल रही है कि 5 विभागों का भार इसलिए नहीं। ये क्या बात करते हैं बीजेपी? क्या बात कर रहा है बीजेपी? कौन बोलता है? जो लोग बोलता है उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में आया, और फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? अब पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, तो आरएसएस वालों ने भी कहा हमको, तो तुरंत हमने इनको अरे अपने अध्यक्ष जो है ललन जी को, हम ललन जी को कहे कि वहां जाकर के प्रचार करिए। तो हम लोग तो क्या करते रहे इन लोगों के लिए, ये क्या करते रहा। तब क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता है। और एक जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे, वो बेचारे को रोज बोलना ही है। वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापिस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ न कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा है, वो तो पुराना आदमी है। अब उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें जेपी है, कोई नहीं तो कहाँ आता है? आप जरा उस सबको मतलब अगर है, जेपी मूवमेंट से तक थे, अभी जेल में रहा ना जी, तो वो सब रहे तो आना ना चाहिए था। ये सब जो किया सबकी सहमति से हम शुरू करवाए हैं ये काम। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी से रिश्ता है इसका तो रिश्ता है ना पूरे बिहार का। तो नहीं ना आता है तो देखना रहे कि क्या हालत है। सर वो कह रहे हैं कि पुल भ्रष्टाचार का भार वहन नहीं कर सका, इस वजह से पुल गिर गया। हाँ तो ये ठीक नहीं, हम तो पूरा कह दिया जांच कर, और जांच करके एक्शन होगा। और जो अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर कोई दूसरे तरफ से करवाया जाए। पहली बार गिरा था तब क्या देखिए हमको बहुत तकलीफ है, आप जान लीजिए। हम तो चाह रहे थे बहुत जल्दी हो जाए, आखिर मेरी इच्छा थी ना जी। हम सब जगह घूमते थे तो उसी समय हमने कहा ये सड़क, ये पुल बन जाएगा तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। तो वो पुल फिर बन जाएगा, वो पुल फिर बन जाएगा। और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था। और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था। वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था। और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा। और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे, IIT रुड़की,
एवं NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं, स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो IIT रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और IIT रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। IIT रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 आगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022, during a reported thunderstorm and under windy condition, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और IIT रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन, आप समझ जाइए कि IIT रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system, and during construction stages this would be a thorough design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहां जवाब में भी दो पर आप देखिएगा, विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है IIT रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी IIT रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पियर नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ ACS पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत कराने का समय है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भावुक हो गए। रेल मंत्री प्रभावित ट्रैक के रिस्टोरेशन को लेकर मीडिया को जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस दौरान वे भावुक हो गए और उनका गला रुंध गया। इसी रुंधे गले से रेल मंत्री ने कहा कि बालासोर रेल एक्सीडेंट साइट पर रेल ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया गया है। अब दोनों तरफ से रेल यातायात के लिए रास्ता साफ हो गया है। एक तरफ से दिन में काम पूरा कर लिया गया था, अब दूसरी साइट का भी काम पूरा हो गया है। इसी के बाद उन्होंने रेल हादसे में लापता लोगों का जिक्र किया। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रैक पर रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है।
वहीं हम आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने बताया कि मेन लाइन पर मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, विद्युतीकरण का काम भी अब भी जारी है। रेलवे घायल और मृतकों के परिजनों के संपर्क में है। रेलवे ने सिफारिश की है कि जांच सीबीआई से कराई जाए। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाएगा। 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ। बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई, उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जाए। रविवार को आजमगढ़ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रही है। आजमगढ़ को बार बार आतंक की नर्सरी बताकर सीएम मुसलमानों पर निशाना साधते हैं। वहीं प्रयागराज में आंधी के दौरान संगम में नहा रहे 5 छात्र लापता हो गए। हादसे में जल पुलिस की जेटी भी बह गई। गोताखोर लापता छात्रों की तलाश में देर रात तक जुटे रहे। और कोई गरीब, समाजवादी, पिछड़ा मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा। ये इनकी रणनीति है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश, जाने क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूं कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। लोग और बीजेपी की पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे। आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है, ये बताए सरकार। इनका नारा केवल इसलिए था कि नारियों से, बेटियों से वोट ले लिया जाए। वोट ले लिया, सरकार बन गई, उसके बाद सबसे ज्यादा नारियों को, बेटियों को अपमानित कर रहे। सरकार को सामने आकर के बेटी बचाओ के नारे को जमीनी हकीकत में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया।
संजय राउत ने कहा कि पहले आला कमान महाराष्ट्र में था, लेकिन अब शिंदे का आला कमान दिल्ली में है। उन्होंने कहा वे बाला साहेब और शिवसेना के बारे में बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में मुजरा करते हैं। राउत ने कहा कि असली शिवसेना कभी किसी के आगे नहीं झुकी। शिवसेना सांसद ने कहा 1 साल हो गया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि ये सरकार जा रही है। महाराष्ट्र में अब तक हाईकमांड मुंबई में बैठा था, अब मिस्टर शिंदे का हाईकमांड दिल्ली में है। बाला साहब ठाकरे की बातें करते हैं, हमारी शिवसेना बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मुजरा मारते हैं। असली शिवसेना के भी दिल्ली में जाकर किसी के सामने झुककर खड़े नहीं हो गए। एक्सपांशन के लिए वहां जाएंगे और कुछ काम के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी क्या बोलते हो, तो दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ के निर्णय यहाँ होने चाहिए। हमारी सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, एक बार दिल्ली में गए उद्धव ठाकरे साहब, सब निर्णय यहाँ होते थे। दिल्ली की गुलामी हमने कभी की नहीं है। अगर आपकी शिवसेना असली है ना, बोल रहे हो ना, आपको शिवसेना दिया है ना अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के, तो चलाओ। उनके सामने झुककर को खड़े होते हो जाकर दिल्ली में। महाराष्ट्र देख रहा है भाई। आपको एक्सपेंशन करना है ना आपकी पार्टी का, अब कैबिनेट का, यहां बैठकर करो। हिम्मत है तो। 1 साल हो गया एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है? ये सरकार जा रही है। ये सरकार के ऊपर खतरा है, कानून का खतरा है, न्यायालय का खतरा है। ये सब टाइम निकाल रहे हैं बस। मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी वारंवार दिल्लीवारी करावी लागते। पहा, शिवसेनेला कधी दिल्लीवाऱ्या कराव्या लागत नाही, पण हे नकली शिवसेना. महाराष्ट्रात जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री खरोखर असेल, खरा शिवसेनेचा, तो दिल्लीत कशाला जाईल? मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी परवानगी घ्यायला आमचं आम्ही पाहू. आमचे बाळासाहेब ठाकरे, आमचे उद्धव ठाकरे हे दिल्लीत जाऊन कधी उभे नाही राहिले अर्ज घेऊन की आम्हाला आता मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा आहे, परवानगी द्या. तुमचे नेते कोणते सांगा एकदा. या डुप्लिकेट शिवसेनावाल्यांनी त्यांचा नेता कोण आहे? बाळासाहेब ठाकरे आहेत की मोदी शाह आहेत हे त्यांनी स्पष्ट सांगावं. ठीक आहे, फडणवीस गेले, इतर कोणी नेते गेले, मी मान्य करतो. त्यांचा मक्का मदिना दिल्लीमध्ये. तुमचं काय आहे? तुम्ही मंत्रिमंडळ विस्तार, तुम्ही तुमची शिवसेना, तुम्हाला अमित शहानी दिली आहे ना, तुमच्या हातात ठेवली आहे ना शिवसेना अमित शहानी, चालवा. दिल्लीत काय धावताय मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी? हे फारच विचित्र प्रकार आहे. आम्ही गेलो का कधी? आता आम्ही काय करू? आमचा विस्तार आम्ही केला, आमचे विस्तार आम्ही करायचो. हा महाराष्ट्र आहे. पण हे उठसूट दिल्लीत जातात विचारायला, आता काय करायचं, आता काय निर्णय घेऊ, या प्रोजेक्टचं काय करू, या व्यवहाराचं काय करू, कोणाला कोणतं पद देऊ. ही काय शिवसेना तुमची? ही कसली शिवसेना? ही मांडलिक शिवसेना, हे मांडलिकत्व आहे, ही गुलामी आहे. ही शिवसेना नाही महाराष्ट्र. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मारवाड़ का 3 दिवसीय दौरा जोधपुर में खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम करीब 80 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। ये योजना 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। इसके लिए हमने DSO और गैस एजेंसी के माध्यम से डाटा एकत्रित किया है। अभी तक हमारे पास 10 लाख परिवारों का डाटा आ चुका है। उन्हें कल DBT करने जा रहे हैं। 1,500 करोड़ रुपए की सौगातें आज जोधपुर में है। शिलान्यास उद्घाटन होंगे, लोकार्पण होंगे। उसमें मथानिया तिवरी देचू जो हाईवे, स्टेट हाईवे, उसका उन्नयन भी होगा, वो मजबूत बनेगी। तो सड़कों के काम भी शुरू हो रहे हैं, नालों के काम भी शुरू हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो जो काम मुझे बताए गए हैं जोधपुर में, जो पॉपुलर डिमांड्स हैं, उनको हम लोग पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो कल से हम लोग जो है जयपुर में जो भी हमने वादा किया था, उज्ज्वला योजना
उसके अंदर जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का, ये योजना मैं स्पष्ट करना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों को। करीब 80 लाख उज्ज्वला योजना वाले हमारे परिवार हैं, उन सबको जो है 1 अप्रैल से लागू होगी स्कीम में, हो चुकी है स्कीम लागू, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। हमें डेटा दे दी केंद्र सरकार से, अगर आया तो डेटा कि कौन कौन से परिवार है 80 लाख के करीब, उनके नंबर क्या है बुकिंग के एजेंसी में, तो डीबीटी में आसानी हो जाती है हमें करने में। वो नहीं दिए तो हमें डीएसओ से और दुकानदारों से लेने पड़ रहे हैं, टाइम लग गया। कल हम शुरू कर रहे हैं, जितने डेटा इकट्ठे होंगे लगभग 10 लाख तो हो ही गए हैं, उन सबको कल डीबीटी होगा। या मतलब 1160 या 40 का जो सिलेंडर है, 500 रुपये में जो उन्होंने वादा किया हमारा है, उसके अलावा उनकी डीबीटी हो जाएगी उनके खातों के अंदर एक साथ में। वो भी हम कल शुरू कर रहे हैं। और मैं प्रदेशवासियों से अभी अपील करके आया हूँ, पाली के अंदर भी मैं फिर कहना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण ये चैलेंज है दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे विश्व समाज वाले वृक्ष को लेके, हिरण को लेके अगर उनका कमिटमेंट है समाज का, तो आप देखते हैं एक सा कमिटमेंट बरसों से प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये भावना तमाम प्रदेशवासियों को होनी चाहिए, तब जाकर के पर्यावरण की रक्षा होगी, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। पूरा विश्व चिंतित है आज पर्यावरण को लेकर के। ये हम लोग सबके लिए चिंता का विषय बना। आप देखते हैं मानसून बिगड़ रहा है, बरसात, ओलावृष्टि, अंधड़ टाइम पे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, उसके कारण तकलीफ भी हो रही है। किसानों को तकलीफ होती है, ओलावृष्टि हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। ये तमाम जो है ये उसके फॉल आउट है पर्यावरण के बिगड़ने का। इसलिए वो कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है पर्यावरण का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश के अंदर ये जज्बा है पेड़ लगाने का और ज़्यादा बढ़े, ये मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि होगा। सर आप बहुत अच्छी बाड़मेर जाकर के आए हैं, फिर जालोर गए हैं, साचौर, पाली, संभाग पूरा दौरा है, क्या माहौल नजर आ रहा है सर आपको? माहौल तो मैं कह चुका हूँ ना कि माई बाप तो पब्लिक होती है, अंतिम फैसला वही करेगी। और मैं इतना कह सकता हूँ मोदी जी, अमित शाह जी जो इस प्रकार से आने लगे हैं अभी से ही, 4-5 दौरे हो चुके हैं मोदी जी के, और जिस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करने लगे, अभी से ही करने लगे, दिवालिया हो जाएगा देश अगर प्रदेश वाली स्कीम लागू की। तो हमने क्या गुनाह किया? ओपीएस लागू करके मानवीय दृष्टिकोण से किया है। आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए वो चिरंजीवी योजना 25 लाख की जो हमारी है हेल्थ की, उससे वो कम नहीं है। वो भी बहुत शानदार योजना है। कितनी तकलीफ पाते थे कर्मचारी मैं जानता हूँ, बिल पास करवाने के अंदर भी बिल पूरा पास भी नहीं होता था। इसलिए वो हमें समझा रहे हैं। रेवड़िया बट रही राजस्थान में, रेवड़िया बट रही है मध्य प्रदेश के अंदर, रेवड़िया बटी थी यूपी के अंदर चुनाव के वक्त में, और चुनाव के बाद में वो रेवड़ियाँ बढ़ना बंद हो गया। हमारे यहाँ जो ये स्कीमें हैं, चाहे वो 25 लाख बीमे की है, चाहे वो 100 यूनिट बिजली की है, ये 90 नए पैसे का जो पैसे का पर यूनिट फैसला, ये मेरा ही फैसला था, और 15 साल हो गए उसको, कोई बदल नहीं सका। किसानों को 90 पैसे में बिजली देने का मैंने वादा किया था कि 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे इसकी रेट, नहीं बढ़ाई हम लोगों ने। तो वो जो हमारी स्कीम जितनी भी है ये, वो परमानेंट स्कीम है। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि चुनाव के बाद में इसको खत्म कर देंगे हम लोग। तो बीजेपी का भरोसा नहीं है। पहले रिफाइनरी बंद कर दी उन्होंने, हमारे अधिकांश कामों को बंद कर दिया, विश्वविद्यालय बंद कर दिया, हरदीप जोशी के नाम का था, पत्रकारों का था, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम का था विश्वविद्यालय लॉ का जयपुर में, उसको बंद कर दिया। हम बंद कोई नहीं काम करते। उनकी ERCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी का है, ये उसको मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। मैंने 13,000 करोड़ रुपये दे दिए, काम आगे बढ़ रहा। पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित बनेगी तब जाके वो टाइम बाउंड पूरा होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी
मैं कहा था मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा चुनाव के वक्त का था पिछले 5 साल। मुझे दुख है कि वो अपना वादा निभा नहीं रहे हैं। अभी अजमेर आए थे, मीटिंग वहीं करी उन्होंने जहाँ पे वादा किए थे उन्होंने, अजमेर में, जयपुर के अंदर 13 जिले के नाम लिए थे और वो दूसरी बातें बोल के गए हैं हमारे खिलाफ में। तो मैं चाहूँगा कि इस बार आप देखेंगे कि इस बार माहौल बन गया पब्लिक में कि सरकार रिपीट होने जा रही है। 36 कौम, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग, और कोई आश्चर्य नहीं है कि जो वोट जिन्होंने आज तक, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो चाहे बीजेपी के परिवार के लोग नहीं हैं, आरएसएस के लोग नहीं हैं, या है भी, इस बार अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो लोग कई बीजेपी माइंडेड होते हैं वो भी इस बार मैं समझता हूं कि कांग्रेस को विजय दिलाने में, सरकार रिपीट करने में भागीदारी निभाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माहौल बन चुका है राजस्थान का। सर, आप रिफाइनरी को लेकर आप गंभीर हैं, आप लगातार वहां जा भी रहे हैं। सर, प्रदेश को कब तक उससे जो है फायदा मिलेगा? अब तो कह दिया मैंने, 30 दिसंबर 24 के पहले मनीष पवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, कृष्णाराम जी बिश्नोई, कुंती परियार, सलीम खान और नरेश जोशी, अयूब खान साहब, अब्दुल करीम जोनी, उमेश सिंह राठौड़, नरेंद्र आर्य जी, सुनील परियार जी, जसवंत कछवाहा जी और तमाम उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, समाज सेवी और हमारे जेडीए के चेयरमैन संभाग आयुक्त के सी मीणा, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, देवेंद्र कुमार, एडीसी और उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, राव जोधा मार्ग के लोकार्पण अवसर पर मुझे खुशी है कि आज पूरे जोधपुर के अंदर, पूरे मारवाड़ के अंदर लोगों को बहुत प्रशंसा है कि एक लंबे समय से मांग थी घोड़ाघाटी बालसवन से किला रोड तक की सड़क बनाने की। ये सड़क तो बहुत पहले बन जाती, जब राजेंद्र सोलंकी जेडीए के चेयरमैन थे तब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, काम शुरू भी हो गया। पर जिस प्रकार मैंने देखा है, सरकार बदलती है तो कई काम रुक जाते हैं जो रुकने नहीं चाहिए। हमारी रिफाइनरी रुक गई। रिफाइनरी 38 करोड़ की थी, 5 साल बर्बाद करने से अब वो 72,000 करोड़ की हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार ने, लोकतंत्र बदलती रहती है, काम रुकने नहीं चाहिए। काम तो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, हम कोई काम नहीं रोकते हैं। ERCP एक बहुत बड़ी योजना है, 13 जिलों की पूरी राजस्थान में। पिछली गवर्नमेंट की थी, वसुंधरा के वक्त में हमने रोका नहीं, हमने काम आगे बढ़ा रहे हैं। हर काम जो है आगे बढ़ाने काम हमने किया। अब ये घोड़ाघाटी बालसमंद का अगर 5 साल पहले काम पूरा हो जाता तो कितना आराम हो रहता लोगों को, टूरिस्ट को आराम रहता। और ये मार्ग बड़ा इम्पोर्टेंट बना है, इतना खूबसूरत बना है, अच्छी गुणवत्ता का बना है, चौड़ाई अच्छी है। और टूरिस्ट को लेके आज हम लोग जब सोचते हैं कि टूरिज्म को लेके भी, और राव जोधा जी का जो वर्णन किया गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने और महेंद्र सिंह तंवर ने, कुंती परियार ने, तो आप सोच सकते हो कि आज 565 वर्ष पहले जोधपुर बसा और बसने के बाद में बढ़ता बढ़ता आज, अभी गठिन जी कह रहे थे, जोधपुर का नाम जो है मारवाड़ राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया के मुल्कों में लिया जाता है। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज के विदेश मंत्री आए थे यहाँ पर, नरसिम्हा राव जी विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री बाद में बने। तब भी पूरी दुनिया भर के कॉमनवेल्थ कंट्रीज के विदेश मंत्री जोधपुर आए। जोधपुर की पहचान अपना आप में कई तरीके से है। जोधपुर की अपनायत हो, जोधपुर का खान पान हो, जोधपुरी कोट हो,
वो कोड भी आपको याद होगा शायद हमारे भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के माध्यम से जो दुनिया भर के मुल्कों में हमारे राजदूत होते हैं, वो तमाम दुनिया के मुल्कों में जोधपुरी कोट पहन के जाना पड़ता है ऑफिशियली प्रोग्राम पे। और गत सिंह जी खुद सेलिब्रिटी है, आपको मालूम होगा। दुनिया भर की जो शानदार मैगजीन है टूरिज्म की, दुनिया भर की जो शानदार पत्रिका निकलती है, गत सिंह जी अपना आप में सेलिब्रिटी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इनका जो लिबास, इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी वो पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जोधपुर की पहचान है। और उसका कारण भी है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इसको संजोया है, संवारा है जोधपुर को शुरू से ही। यहाँ संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा महान रही है। इस कारण से 565 साल बाद में ही आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं आज आधुनिक जोधपुर बन चुका है। 42 साल पहले मैं आपके आशीर्वाद से मेंबर पार्लियामेंट बना था पहली बार। और आप सोच सकते हैं कि 42 साल के अंदर 42 साल पहले जोधपुर क्या था, ना पीने के पानी की समस्या थी यहाँ पर। और बोइंग भी आने लग गए। जब मैं खुद केंद्रीय मंत्री था टूरिज्म सिविल एविएशन का, तब भी हमने शुरू की। बड़े बड़े बोइंग, 4-4 बोइंग आते थे उस जमाने के अंदर। बाद में तो बीच में मैं समझता हूँ तकलीफ भी आई लोगों को, क्योंकि बंद हो गए थे एयर सर्विसेज। अब थोड़ी बहुत वापस शुरू हुई है, पर कोशिश की कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, सड़कें हो, विभिन्न संस्था लाने की बात हो। एक से एक प्रीमियर संस्था है ये, जिनका नाम मैंने लिया था आपको, देश की प्रीमियर संस्था है। जो आज़ादी के वक्त में IIT, हम तो सुनते थे खड़गपुर का नाम, IIT कानपुर का नाम, आज जोधपुर IIT आना बहुत बड़ी बात थी। और मैं गत सिंह जी को कहना चाहूँगा, आपने लगातार मीटिंग करके उस जमाने के अंदर कोई कमी नहीं रखी थी दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार पर। वो भी वो दिन मुझे याद है। अर्जुन जी से केंद्रीय मंत्री और मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो कोटा का प्रस्ताव था, पर क्योंकि एयर सर्विसेज यहाँ थी, हमने उनको कन्विंस किया। और IIT का आना बहुत बड़ी उपलब्धि थी जोधपुर के लिए। इस प्रकार से जोधपुर आज मैं समझता हूँ कि पूरे देश के नक्शे पर है और दुनिया के नक्शे पर है। टूरिज्म से कई तो छोटे मोटे मुल्क है, उनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे चलती है। ये टूरिज्म कोई मामूली सेक्टर नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। एक तरफ हेरिटेज, एक तरफ हमारे उन, जैसे महाराजा की बात हम करते हैं, राव जोधा की, कितने उसके बाद में महाराजा बने हैं, उनका इतिहास गवाह है। हर वक्त में कुछ न कुछ काम हुआ होगा। आज आपका चित्र पहले कहलाता है उम्मीद भवन। उस जमाने में सदियों से हमारे अकाल सूखे पड़ते रहे राजस्थान के अंदर, जोधपुर डिवीजन के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ओसियाँ, भाप, फरोदी, हर क्षेत्र में अकाल सूखे ही पड़ते थे। रोजगार मांगना पड़ता था। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि क्रांतिकारी फैसला किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, कानून बना दिया मनरेगा 100 दिन के रोजगार का। और 25 दिन महीना भी ऐड कर दिए राजस्थान गवर्नमेंट के फंड से। 125 दिन की मजदूरी गांव में मिलने का मतलब है अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, लोगों को राहत मिली है। सूचना का अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार, 8वीं तक का कानून बन गया पास। पार्लियामेंट का कानून है ये सारे। वो फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया आपका। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। मैंने मांग की है प्रधानमंत्री जी से कि आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को जो नीडी है, दुनिया के मुल्कों में जो पैसा मिलता है उनको वीकली परिवार चलाने के लिए, उस प्रकार से इस देश के अंदर भी हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिले। राजस्थान में मैंने प्रयोग किया है। लगभग मैं 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ, बुजुर्गों को, विधवाओं को,
एकल नारी को, विधवाओं को, निसक जनों को अभी मैंने 500 रुपये थे, 750 थे, उनको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिए। तो कहने का मतलब है कि समय बदल गया है, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आपके बीच में बड़े साल पहले जब बना मेंबर पार्लियामेंट, आपके आशीर्वाद से, जोधपुर वासियों के आशीर्वाद से मुझे इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, नरसिम्हा जी के वक्त में मंत्री बना 3 बार, फिर 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। ये कोई कम बात नहीं है, मुख्यमंत्री 3 बार बनना। वो सब जोधपुर के अपना जो है, जोधपुर का जो जोधपुर वासियों का जो आशीर्वाद है मेरे प्रति, और जो मैंने अनुभव प्राप्त किया घूम के, गांव में दौरे खूब किए जोधपुर के अंदर, उस जमाने के अंदर जो मैंने सीखा जोधपुर के गांव में, पानी की समस्या क्या होती है, बिजली की क्या होती है, शिक्षा की क्या होती है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, तकलीफ क्या पाते हैं, आकाश सूखे में क्या स्थिति बनती है, बिना सड़कों के कैसे गाड़ी आगे नहीं जा पाती है, गाड़ी रोक करके मिट्टी हटानी पड़ती थी तब जाके गाड़ी आगे जाती थी गांव के अंदर। वो जमाना हमने देखा, पर जो अनुभव प्राप्त किया, मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैं कहता हूँ कई बार प्रदेशवासियों को, जोधपुर जिले के मारवाड़ के लोगों की जो मैंने सेवा की थी, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, वो मेरे काम आ रहा है पूरे राजस्थान की सेवा करने के लिए। जो कलम चल रही है गुड गवर्नेंस की, अभी महंगाई राज शिविर चल रहे राजस्थान भर में, इतने लोग खुश थे कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना भयंकर महंगाई है। तो जो काम हमने हाथ में लिया पूरे प्रदेश के लिए, शिक्षा का लिया है, वक्त नहीं कि मैं बताऊं आपको डिटेल के अंदर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा में 25 लाख का बीमा मिलते हैं लोग, मेरे 5 लाख का, मेरे 2.5 लाख का, मेरे 70 लाख का कैंसर का इलाज। अभी मैं जज साहब की डेथ हो गई थी, मैं गया था अंत्येष्टि में जयपुर में, वहाँ मुझे एक भाई मिला, वो कहता मेरे तो ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं उनको 17 लाख का कैंसर का इलाज हुआ, वो फ्री हुआ, एक नया पैसा नहीं लगा। मॉनसून के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि 3-4 जून को केरल पहुंचने वाला मॉनसून अब तक नहीं पहुंचा है। अभी 3-4 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को केरल में मानसून के पहुंचने की तारीख से 3-4 दिन की देरी की आशंका जताई है। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में 1 जून को करीब 7 दिनों के मानक विचल के साथ दस्तक देता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अरब सागर के ऊपर पछुआ हवाओं के बढ़ने से मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इन हवाओं की गहराई और औसत समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इसके अलावा अरब सागर के ऊपर बादल बढ़ रहे हैं। केरल में मानसून आने में 3-4 दिन और लग सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शनकारी पहलवान लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी पहलवानों ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मीटिंग अमित शाह के आवास पर करीब 2 घंटे चली, जिसमें पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की मांग के साथ साथ जल्द से जल्द गिरफ्तारी पर जोर दिया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और पहलवानों की ये मीटिंग शनिवार रात 11 बजे हुई, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शामिल थे। अमित शाह ने पहलवानों से उस वक्त मुलाकात की है जब खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने पहलवानों को बिना किसी भेदभाव के जांच करने का आश्वासन दिया। इस मुलाकात के दौरान पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर जोर दिया और जल्द से जल्द एक्शन की मांग की, जिसके बाद अमित शाह ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब पहलवान मामले को लेकर जल्दी की मांग करने लगे तो करीब 2 घंटे की मुलाकात में गृह मंत्री ने तीनों खिलाड़ियों से कहा कि वे जोश की बजाय समझदारी से काम लें। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की है। अल्वी ने कहा
उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान जितने हादसे हुए हैं उतने पिछले 25 साल में नहीं हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इससे भी ज़्यादा लोग मुमकिन है बाद में पता चला कि मारे गए हैं। बड़ा सवाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? प्रधानमंत्री हमेशा लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पे चलने की बात करते हैं। क्या वो पद चिन्हों पे चलेंगे? पिछले 10 साल में जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल में रेलवे एक्सीडेंट से 2,60,000 भारतीय मारे गए हैं। 2,60,000 10 सालों के अंदर। 27 साल के अंदर कश्मीर के अंदर जो आतंक फैला है उसमें 41,000 लोग मारे गए हैं। आतंक से 41,000 मारे गए हैं और सरकार की नाकामी से 2,60,000 मारे गए हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए निश्चित तौर से भारत सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अगर वो सचमुच लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तरफ से बयान आ रहा है सर, वो ये कह रहे हैं कि कुछ समस्या थी, जो सिग्नल होता है इंटरलॉकिंग, उसमें समस्या थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। आम आदमी को जो ट्रेन में चल रहे हैं उनको इससे क्या वास्ता है कि क्या खराबी थी? ये खराबी क्यों थी? रेलवे मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। इस खराबी के लिए जिम्मेदार कौन है? कल को फिर खराबी पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी उसके कुछ दिन के बाद ही, शायद 26 मई थी, रेलवे एक्सीडेंट हुआ था और तब से लगातार रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, एक तरफ तेज ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े हादसात होते हैं। निश्चित तौर से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। रेल मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच जल्द लोग सामने आएंगे, बख्शा नहीं जाएगा। हमें पता चला है दुर्घटना का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ऐसा हुआ है। वो खराब थी मशीन। मैं बड़े अदब से रेलवे मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सो रहे थे? आप क्या कर रहे थे? जो जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारी नज़र में तो आप जिम्मेदार हैं। रेलवे को चलाने का काम आपके पास है। रेलवे के बजट को ख़त्म कर दिया, ये पता ही नहीं चलता है रेलवे पे क्या खर्चा हो रहा है, क्या रेलवे के अंदर नई टेक्निक लाई जा रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे मंत्री का ये बयान बिल्कुल गलत बयान है कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मंत्री हैं रेलवे डिपार्टमेंट के, आपको चाहिए था कि एक एक चीज़ का ख्याल रखते। आपने नहीं रखा और उसका नतीजा है कि इतने लोग मारे गए। सर, इसमें कांग्रेस ये अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए कि मैं रेल मंत्री हूँ, मेरी वजह से ये घटना हुई है, तो मैं इस्तीफा देता हूँ, ऐसे में अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर अगर ऐसा वाकया होता तो रेलवे मिनिस्टर 5 मिनट के अंदर अपना इस्तीफा दे देता। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तलाश करेंगे कौन जिम्मेदार है। चंद अधिकारियों को सस्पेंड करके आप मुतमईन हो जाएंगे। इतने लोगों को मैं कह रहा हूं आपसे कि पिछले 10 सालों में 2,60,000 लोग मारे गए हैं और हर बार आप यही कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, हर बार कहते हैं पता लगा के रहेंगे, हर बार कहते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस तरीके के वाक़यात दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होते। राहुल गांधी अमेरिका में है, वहाँ से जब मैं वापस आऊँगा तो देखना। इस पे श्री जयशंकर ये कह रहे हैं, विदेश मंत्री, मैं बाहर जाके राजनीति नहीं करता, मैं देश में राजनीति करता हूँ। राहुल गांधी बाहर जाके राजनीति करते हैं। देखिए, विदेश मंत्री तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनका राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बयानात देते रहते हैं।
राहुल गांधी इस देश के पॉलिटिशियन हैं, देश के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वो जो कुछ भारत के अंदर बोलते हैं वही विदेश के अंदर बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि विदेश के अंदर वो नई बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करती है कि देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री के 10 वक्तव्य दिखा सकता हूँ जो देश के खिलाफ हैं और विदेश में बोले हैं। उन्होंने चाइना के अंदर कहा था कि मुझसे पहले भारतीय होते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्होंने कोरिया के अंदर कहा था कि मुझसे पहले भारतीय कहते हुए शर्म महसूस करते थे। क्या ये देश की बेइज्जती नहीं थी? कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद अब राहुल की तेलंगाना में हम बीजेपी को हराएंगे, अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव है वहां पे हम बीजेपी को समाप्त करेंगे। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। पूरे मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है। कर्नाटका में क्या मुद्दे थे? क्या पॉलिटिकल मुद्दे थे? भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि भ्रष्टाचार किया था, कोई विकास नहीं किया था, तो वो धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रही थी। क्या हिजाब मुद्दा हो सकता है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा हो सकता है? क्या बजरंग दल और बजरंग बली मुद्दे हो सकते हैं राजनीति के अंदर? भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके कि वहाँ के लोगों को बताती कि उन्होंने क्या किया है, इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही थी। और पूरे देश के अंदर वो यही काम करती है। लेकिन अब देश के लोग बीजेपी का असली चेहरा समझ चुके हैं। सर, पूर्व पवन खेरा, सॉरी इसको फिर से करना, एक बयान जारी किया गया है जिसमें पवन खेरा ये कह रहे हैं कि अगर वायुयान एयर इंडिया सरकार के साथ होती, जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उसको जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जाता, उसको जल्द से जल्द उठा के बालासोर से उठा के कटक या फिर अन्य भुवनेश्वर या फिर अन्य जगहों में जहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती उसको उनको बचाया जा सकता था। देखिए, निश्चित तौर से जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको किसी भी तरीके से हवाई जहाज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, किसी और माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। ये जिम्मेदारी निश्चित तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के फेलियर होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए वहाँ पे जितने मुसाफिर हैं, ज़ख्मी हैं, उनको एड देना, मेडिकल एड देना सरकार की जिम्मेदारी। कुपवाड़ा जिले के छात्रों को उनके करियर से जुड़े परामर्श और मार्गदर्शन के लिए भारतीय सेना ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक मेगा एजुकेशन फेस्टिवल एडू फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है। एडू फेस्ट 2023 का आयोजन उत्तरी कश्मीर के छात्रों को देश भर के प्रमुख कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों के करियर को लेकर मंच प्रदान करने के लिए हुआ है। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एविएशन के लिए। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं लेकिन एविएशन के लिए बेस्ट कॉलेज है जी। इसके अलावा हमारे पास जो है बीबीए लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बीसीए है, बीसीए विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी है, और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एमबीए भी है। एमबीए में 2 प्रोग्राम है, एक यूरोपियन एमबीए प्रोग्राम है और एक वैनगार्ड एमबीए प्रोग्राम है जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग क्या है कश्मीर फोरे कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि क्योंकि क्या है एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म में क्या है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। और मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ इंडियन आर्मी को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो और उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि यूथ, हमारी यूथ को आजकल ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमारा यूथ आजकल ड्रग्स में, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये ऐसे फंक्शन होने चाहिए और हर जगह पे होने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। तो मैं इनके लिए इतना ही कहूँगा, थैंक्स, मतलब शुक्रिया ऐसा प्रोग्राम करने के लिए हंदवाड़ा में। इंशाल्लाह ये अब आगे भी और डिस्ट्रिक्टों में भी होना चाहिए। आज यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हो रहा है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें जो है हमें हमारे डोर स्टेप्स पे ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की गई कि हमें जब हम अपनी जो हमारी बेसिक जो स्टडीज़ है जब हम वो कंप्लीट करें तो हमारे लिए जो है बहुत सारे कैरियर्स अवेलेबल है। तो फिर हमने किस में जाना है, ये हमारे लिए जो है ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई और हम आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट की गई। और एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू द मैनेजमेंट जिन्होंने ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया। हाँ, बहुत फ़ायदा होगा। एक कि स्कॉलरशिप का फ़ायदा होगा बच्चों को कि जो जिनके इनकम बहुत कम है उनको फ़ायदा मिल सकता है, और जो बच्चा जिस बच्चे में इंटरेस्ट हो पढ़ने का और जो पढ़ाई जारी करना चाहता है वो इन कॉलेज से फ़ायदा उठा सकता है, इन यूनिवर्सिटियों से फ़ायदा उठा सकता है और वो अपना करियर चूज़ कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तीनों सेना के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ऑस्टिन रविवार को भारत पहुंचे और आज राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रविवार 4 जून को सिंगापुर से भारत पहुंचे। पेंटागन प्रमुख की अगवानी भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक ने की। लॉयड ने भारत पहुंचकर अपनी 4 देशों के दौरे के तीसरे चरण की शुरुआत की है।